भीष्मा सहनी है। इस कहानी में लेखक ने समाज की एक बड़ी मुसीबत और दुख के बारे में लिखा है। माँ बाप बच्चों को बहुत मेहनत से खून पसीना एक करके पाल पोस के बड़ा करते हैं और वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप का अनादर करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। इसके बारे में लेखक ने इस कहानी में लिखा है। मिस्टर शामनाथ ये इस कहानी के एक मेन कैरेक्टर हैं जिनके घर में आज दावत थी। यह दावत मिस्टर शामनाथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस दावत में बहुत ख़ास मेहमान आने वाले थे और इस दावत में चीफ भी आने वाले थे, और यदि इस दावत में चीफ खुश हो जाते हैं तो शामनाथ को तरक्की मिल सकती है। दूसरी कैरेक्टर धर्मपत्नी, शामनाथ की पत्नी। थर्ड कैरेक्टर माँ, शामनाथ की माँ। फोर्थ चीफ, जिनके लिए आज शामनाथ के घर पर दावत थी। कहानी, यह कहानी शामनाथ के बारे में है जिसके घर में आज दावत थी। यह पार्टी शामनाथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि आज इस पार्टी में शामनाथ के दफ्तर के बॉस यानी कि चीफ आने वाले थे, और यदि आज शामनाथ अपने चीफ को खुश करने में कामयाब हो जाता है तो चीफ उसे तरक्की दे सकते हैं। इसीलिए शामनाथ और उसकी पत्नी पार्टी की तैयारी बहुत मेहनत से और सोच समझ के कर रहे थे ताकि आज चीफ खुश हो जाए। सारी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन तभी शामनाथ परेशान हो जाता है और उसकी परेशानी का कारण था उसकी बूढ़ी माँ। वह समझने लगा कि चीफ माँ को देखकर नाराज हो जाएगा क्योंकि चीफ अंग्रेज थे और माँ गांव वाली थी जिनको शहर के तौर तरीके नहीं आते थे। शामनाथ और उसकी पत्नी बहुत सोच विचार करते हैं कि कैसे इस समस्या का हल निकाल सके। अंत में शामनाथ यह फैसला करता है कि वह चीफ और दूसरे मेहमानों को पहले बैठक में बिठाएगा और उस दौरान माँ को बरामदे में बिठाएगा, और जब चीफ बरामदे में आएंगे तो माँ गुसलखाने के रास्ते वापस बैठक में चले जाएगी। ऐसे शामनाथ सब कुछ प्लान करता है और अपनी माँ को भी ऐसे करने को कहता है। शामनाथ माँ को बहुत सारी नसीहतें देता है और माँ से कहता है कि आज जल्दी ना सोने को क्योंकि तुम्हारे खर्राटे दूर तक जाते हैं। ऐसे शामनाथ अपनी माँ को कहता है। शामनाथ माँ को बरामदे में एक कुर्सी पर बिठा देता है। फिर शामनाथ माँ को सफ़ेद शलवार पहनने को कहता है। माँ सफ़ेद कमीज पहनकर आती हैं। शामनाथ फिर माँ को चूड़ियाँ पहनने को कहता है। उत्तर में माँ कहती है, चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। इस बात से शामनाथ को बहुत दुख होता है। यह माँ की बात शामनाथ को तीर की तरह लगती है और तिनक कर बोलता है, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का कोई ताल्लुक नहीं। जो जेवर बिके तो कुछ बनकर ही आया हूँ, नीरा लंडूरा तो नहीं लौट आया, जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। ऐसे शामनाथ अपनी माँ को कहता है। माँ शामनाथ के इन बातों को सुनकर कहती हैं कि मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी। शामनाथ जाते हुए माँ को फिर एक बार हिमायत करता है और बोलता है, माँ रोज़ की तरह गुमसुम बनकर नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। वह ये सोचकर डर रही थी कि अगर चीफ सामने आ जाए तो
वह क्या करेगी और कुछ पूछे तो वह क्या जवाब देगी। शामनाथ की रात को सारे मेहमान आ जाते हैं, चीफ भी आ जाते हैं। शामनाथ की पार्टी की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से हुई थी। सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था, कोई भी रुकावट नहीं थी, कोई अड़चन न था। साहब को यानी कि चीफ को विस्की पसंद आई थी। मेम साहब यानी कि चीफ की पत्नी को पर्दे पसंद आए थे। सोफा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था। कमरे की सजावट पसंद आई थी। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतना ही दोस्त परवार हो रहे थे चीफ और उनकी स्त्री। चीफ की पत्नी काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओत-पोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और शामनाथ की स्त्री यानी शामनाथ की पत्नी से तो ऐसे बात करती मानो उनकी पुरानी सहेली हो। बातों बातों में 10:30 बज गए। फिर सब लोग खाना खाने के लिए बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचकर शामनाथ चौंक गए, घबरा गए, उनकी टांगें लड़खड़ाने लगी। क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह में से लगातार गहरे घर्राटों की आवाज आ रही थी। जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर से निकल गया था और माँ के झड़े हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त-व्यस्त बिखर हुए थे। माँ को देखकर देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंसने लगी। आवाज सुनकर माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी। सामने खड़े लोगों को देखकर बहुत घबरा गई। पांव लड़खड़ाने लगे, हाथों की उंगलियां कांपने लगी। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। चीफ ने माँ को नमस्ते कहा। माँ ने झिझकते हुए, डरते हुए नमस्ते किया, लेकिन एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, इसके कारण ठीक से नमस्ते भी ना कर सकी। शामनाथ को गुस्सा आया। फिर चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ की ओर बढ़ाया। दाएं हाथ में माला होने के कारण घबराहट में माँ ने अपना बायां हाथ ही चीफ से मिला दिया। देसी अफसरों की स्त्रियां हंसने लगी। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे, लेकिन चीफ को इस बात से कोई परवाह नहीं थी। चीफ ने माँ का बायां हाथ बार बार हिलाकर पूछने लगे, हाउ डू यू डू। माँ कुछ बड़बड़ाई, फिर माँ धीरे से सुकुचाते हुए बोली, हाउ डू डू। सब लोगों ने मुस्कुराया। वातावरण हल्का होने लगा। शामनाथ का डर, चिंता कम होने लगी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव में रहने वाली है, उम्र भर गांव में ही रही है। चीफ यह बात सुनकर बहुत खुश हो गए और शामनाथ से कहने लगे कि उन्हें गांव के लोग बहुत पसंद है और पूछने लगे, तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। शामनाथ अपनी माँ को गाने के लिए कहता है, लेकिन माँ गाना नहीं चाहती थी। अंत में शामनाथ ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही ना उठता था। माँ एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। 3 पंक्तियाँ गाकर माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। चीफ तालियां पीटना बंद ही ना करते थे।
माँ ने पार्टी में एक नया रंग भर दिया। उसके बाद चीफ ने श्यामनाथ से पूछा कि गाँवों की दस्तकारी क्या है। दस्तकारी का मतलब है हैंडक्राफ्ट। श्यामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओह बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट भी उन चीज़ों का भेंट करूंगा। आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ें नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है? औरतें खुद क्या बनाती हैं? श्यामनाथ ने कुछ देर सोचा और उसके बाद उत्तर दिया कि लड़कियां गुड़ियां बनाती हैं और औरतें फुलकारियां बनाती हैं।